जो चैप्टर का नाम है सेंसरी अटेंशनल परसेप्चुअल प्रोसेसेस। तो इससे आपको पता चल जाता है इस चैप्टर में मेन 3 सेगमेंट है, ठीक है। पहला सेंसेशन, दूसरा अटेंशन, तीसरा परसेप्शन। व्हाट इज सेंसेशन? सेंसेशन का पहले बेसिक मतलब बता रहा हूं तीनों चीजों का। सेंसेशन का बेसिक मतलब होता है जब हम किसी भी अपने सेंस ऑर्गन की मदद से किसी बाहरी इंफॉर्मेशन को, मतलब स्टिमुलाई को, कोई भी बाहर की इंफॉर्मेशन हमारे लिए स्टिमुलाई होती है, ठीक है, किसी भी स्टिमुलाई को इनटेक करते हैं। आंखों के थ्रू लाइट को इनटेक किया, राइट। कानों की मदद से हमने वॉइस को इनटेक कर सकते हैं, स्किन की मदद से हम टच की सेंसेशन फील करते हैं। मतलब किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को जब हम इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी रिसीव करती है किसी भी बाहरी इंफॉर्मेशन को, दैट इज कॉल्ड सेंसेशन, सिंपल। अटेंशन is keeping your focus on any particular stimuli, right? मतलब focus is the key term for attention. You can keep it in your mind. अब आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी आवाजें हैं, भारत सर की आवाज भी आ रही है थोड़ी सी, बट आपकी अटेंशन मेरी आवाज पर है। दिस इज अटेंशन, ठीक है। परसेप्शन इज व्हाट मीनिंग विल यू गिव टू दिस इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं अभी बोल रहा हूं, अगर आपको समझ आ रहा है तो मतलब यू आर परसीविंग इट। आप तीनों को हो सकता है अलग अलग तरीके से समझ आ रहा हूं, राइट। हियरिंग इज नॉट परसेप्शन, हियरिंग इज सिंपल सेंसेशन। अगर आपको मेरी आवाज सिर्फ कानों में आ रही है पर आप उसको कोई मीनिंग नहीं दे रहे हो तो वो परसेप्शन नहीं हुआ। परसेप्शन इज गिविंग ए पर्सनल मीनिंग, ए यूनिक मीनिंग टू एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब परसेप्शन हर किसी की अलग अलग होती है, ये आपने सुना भी होगा। एक बहुत अच्छी इमेज है इस चीज को समझाने के लिए। एक ऐसे 6 लिखा हुआ है, कोई पर्सन दूसरी तरफ से देख रहा है उसको 9 दिखता है, कोई पर्सन इधर से देख रहा हो तो उसको वो 6 दिखेगा, है ना। जैसे अभी ये जो आई क्लास में, इसको परसीव हुआ, है ना, इसको ऐसा लगा कि ये उसकी क्लास है, बट वो नहीं थी, तो दिस वाज परसेप्शन। अभी वो क्लास में घुसी, उसको लगा उसकी क्लास है, मतलब उसने मीनिंग ये दिया कि हाँ यहाँ पर मेरी क्लास चल रही होगी। उसको फिर धीरे धीरे पता चला, फिर उसने सेंसेशन का यूज किया, सेंसेस का यूज किया, अटेंशन दी। यहाँ पर शायद उसने अटेंशन नहीं दी होगी, अपने किसी ख्यालों में खोई रखी होगी, है ना, और उसने अटेंशन बिना दिए परसीव कर लिया। तो इस तरीके से ये सारी चीजें काम करती, राइट। जैसा प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया। तो इन 3 प्रोसेसेस की मदद से ही हम अपनी दुनिया को एक मीनिंग देते हैं और उसको समझ पाते हैं। इन्हीं तीनों प्रोसेसेस को डिटेल में चैप्टर में समझाता है। सेंसेशन का पार्ट बहुत थोड़ा सा है, आगे अटेंशन और परसेप्शन पर ही ब्रॉडली ये चैप्टर डिस्कस करता है। सेंसेशन क्या होती है वो मैंने आपको बेसिक समझा दिया। स्टिल एक शॉर्ट में यहाँ पर जो मैंने बोला उसी को बस रिटन में लिखा है पहली स्लाइड में। The sense organ registers several kinds of information about various objects. ये सेंसेशन है, जब सेंस ऑर्गन रजिस्टर कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को। अटेंशन क्या है? In order to be registered, the object and their qualities must be able to draw your attention. अच्छा, अभी ये जो क्लास में आई, राइट, अभी क्लास में आई ये लड़की, उसने परसीव किया कि ये मेरी क्लास है ना, बट अभी सेंसेस के थ्रू उसने देखा नहीं ढंग से। तो मतलब कि अटेंशन जरूरी होती है इवन सेंसेशन के लिए भी। अगर उसकी अटेंशन नहीं थी, इस बात को ध्यान से समझो, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो भी क्लास में घुसी, है ना, उसने अटेंशन नहीं दी, इसीलिए सेंसेशन भी नहीं हो पाई। अगर वो आंखों से देख लेती पहले ही तो फिर उसको पता चल जाता कि ये मेरी क्लास नहीं है, वो कहीं खोई थी। तो अटेंशन नहीं दिया उसने, इसलिए सेंसेशन में नहीं हो पाई। तो अटेंशन इज नीडेड इवन टू सेंस एनीथिंग इन योर एनवायरनमेंट। आपके आसपास हो सकता है बहुत कुछ हो रहा हो, पर अगर आप अटेंशन नहीं दोगे जब तक उस चीज पर, तब तक आप उसे परसीव नहीं कर पाओगे, आप उसे इवन इनटेक ही नहीं कर पाओगे, रजिस्टर ही नहीं कर पाओगे। देन रजिस्टर करने के बाद हम करते हैं परसेप्शन। अब सेम इंफॉर्मेशन सबके दिमागों में जा रही है, ये जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके दिमाग में भी, आप तीनों के दिमाग में भी सेम इंफॉर्मेशन जा रही है। हर कोई इसको अलग अलग तरीके से परसीव करेगा, एक अपना अलग मीनिंग देगा, दैट इज नाउ परसेप्शन, राइट। ठीक है, दैट इज ऑल। अब एक एक करके डिटेल में सेंसेशन से स्टार्ट करते हैं। सेंसेशन में 5 सेंस ऑर्गन आपको बताए गए हैं, आपको ऑलरेडी पता है ना, बेसिक है ये इतना तो। विजन, ऑडिशन, सेंस, सॉरी स्मेल, टेस्ट और टच, ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे। वही सिंपल यहाँ पर बताया गया है कि इन 5 सेंस ऑर्गन की मदद से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं। एंड देन 2 नए तरीके के सेंस ऑर्गन यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया। नाउ दीज आर नॉट एक्जेक्टली सेंस ऑर्गन्स बट द सेंस सिस्टम्स इन आवर बॉडी। ये नया है, आपको अभी तक सिर्फ 5 सेंस ऑर्गन पता थे, साइकोलॉजी आपको 2 अलग तरीके के और सेंस सिस्टम्स बता रही है। काइनेस्थेटिक सिस्टम, वेस्टिबुलर सिस्टम। काइनेस्थेटिक सिस्टम कहाँ होता है? ये आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स में होता है, जॉइंट्स में होता है स्पेसिफिकली। जॉइंट्स के अंदर ये सिस्टम होता है जो आपको सेंस देता है आपकी बॉडी मूवमेंट्स की। इनकी मदद से आपको आपकी बॉडी मूव कर रही है रिलेटिव टू दी ईच अदर पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम एबल टू मूव माय एल्बो, राइट, और है ये अलग जॉइंट है और ये वाला जॉइंट पूरा अलग है। इन दोनों मूवमेंट्स की जो मुझे सेंस हो पा रही है, ये सेंस काइनेस्थेटिक सिस्टम की वजह से, और ये सब मैं कर अपने इसी काइनेस्थेटिक सिस्टम की वजह से ही पा रहा हूं। एंड देन वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे कानों में होता है। कानों के अंदर जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो आपके बैलेंस के लिए जरूरी है, आपकी बॉडी के पोस्चर के लिए जरूरी है। अगर किसी का वेस्टिबुलर सिस्टम ही खराब हो तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा,
मतलब अगर कानों में वो वेस्टिबुलर सिस्टम में कोई इशू हो जाए तो बंदा अपनी बॉडी का बैलेंस ही नहीं बना पाएगा, गिर जाएगा, नहीं वो बॉडी पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाएगा, बैलेंस में खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए कई बार मूवीज में दिखाते हैं दोनों तरफ से कानों पे किसी के मारा किसी ने तो वो गिर जाता है, वो इसलिए क्योंकि उसका वेस्टिबुलर सिस्टम हिल जाता है, राइट। तो ये दो नई तरीके की सेंसेस है, काइनेस्थेटिक सिस्टम, वेस्टिबुलर सिस्टम। काइनेस्थेटिक सिस्टम लिगामेंट्स में होता है, जॉइंट्स में होता है, और वेस्टिबुलर सिस्टम ईयर्स में होता है, कान। दैट इज ऑल। इसके बाद इस चैप्टर में मेन एक पार्ट था जो आपके सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करता था, आईज और ईयर को डिटेल में बताया था, बट वो अब हमने नहीं पढ़ना है, राइट, क्योंकि आपके सिलेबस का वो पार्ट नहीं है। आंखों के बारे में बहुत डिटेलिंग में बताया था, कान की प्रोसेस कैसे चलती है वो सब था, अब नहीं है। सो उसके बाद लास्ट टॉपिक, बस एक ही टॉपिक है यहाँ पर सेंसेशन को लेकर, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ सेंस ऑर्गन। अब हमारे सेंस ऑर्गन्स की दो लिमिटेशंस है। एक आपका जो बॉडी है, हमें लगता है कि हमारी बॉडी बहुत कंप्लीट है, हमारी सेंसेस से कुछ गलती नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। आपकी सेंसेस की दो बहुत बड़ी लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, और दूसरी लिमिटेशन का नाम है डिफरेंस थ्रेशोल्ड। आपके टीचर ने जो भी लिखा है इसको याद रखना, ठीक है, ये टेक्निकल टर्म लिख के आना, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और डिफरेंस थ्रेशोल्ड। इनके दो दो और मतलब एक और नाम है दोनों का, एब्सोल्यूट लाइमन और डिफरेंस लाइमन, ठीक है। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड बहुत सिंपल सी बात बोलता है, पहले इसको मीनिंग को समझो। फॉर एग्जांपल आपको मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो स्वाति बिल्कुल उस कोने में चले जाए रूम के, ठीक है, और बहुत धीरे से बस कुछ फुसफुसाए, अपने मुंह में थोड़ा सा मतलब कुछ बोले, बहुत धीरे से बोले, और राधिका यहाँ खड़ी है इधर वाले कोने में, उसको नहीं सुनाई देगा, राइट। दैट इज सिंपली एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, कि एक मिनिमम लेवल ऑफ इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए ताकि हम उसे परसीव कर पाए, ताकि हम उसे सॉरी रजिस्टर कर पाए, राइट। दैट इज सिंपली एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ये एक मिनिमम लेवल ऑफ इंटेंसिटी होनी चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, चीटी चल रही होती है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, चीटी चल रही है आपकी बॉडी में, पता नहीं चलता हमें, बहुत देर चल रही है, सडनली दिखती है तो समझ आता है अच्छा चीटी चल रही है, क्योंकि चीटी का वजन उतना ज्यादा नहीं है, वो चीटी की बजाय कुछ और हो, कुछ आपको टच हो तो सेंस समझ आती है ना, क्योंकि उसमें इंटेंसिटी है। चोर चोरी करके निकल जाता है, पर्स पीछे वाली जेब से पर्स निकाल के चले गया चोर, हमें पता नहीं चला, क्यों नहीं पता चला? ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड मैच नहीं हुआ। अगर वो मैच हो जाता, अगर वो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती कि उसके टच का पता चल जाता तो हमें एहसास हो जाता। तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का सिंपल मतलब है कि किसी भी स्टिमुलस को, स्टिमुलस मतलब इंफॉर्मेशन, किसी भी स्टिमुलस को एक मिनिमम वैल्यू और वेट कैरी करना होता है इन ऑर्डर टू गेट रजिस्टर्ड। दिस इज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। So in order to get registered, the stimulus has to carry minimum value or weight. This is called absolute threshold or absolute line. नोट्स में फॉर लिखा है, फॉर नहीं है, और है, क्लियर। उसके बाद दूसरी जो लिमिटेशन है दैट इज डिफरेंस थ्रेशोल्ड। इसको एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो, क्योंकि डिफरेंस वाला वैसे समझ आएगा। तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के लिए एग्जांपल एक और हो सकता है, एक पानी की बॉटल है, ये वही वाला एग्जांपल ताकि आपको याद रहे, पानी की बॉटल में एक दाना चीनी का डाल दिया, क्या मीठी हो जाएगी? पानी नहीं फर्क पड़ेगा। दो दाने डाल दिए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मिनिमम जितने भी दाने हमें पानी के, पानी बोल रहा हूँ, चीनी के इसमें डालने पड़ेंगे, ग्रेन्यूल जितने भी हम डालेंगे, वो मिनिमम लेवल मतलब मीठा इस पानी को करने के लिए जितने भी ग्रेन्यूल्स उस चीनी के, शुगर के हमें इसमें डालने पड़ेंगे, दैट विल बी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, राइट, ऑफ दिस ऑफ शुगर। चीनी का एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड हमें चीनी फील करने के लिए मिनिमम फॉर एग्जांपल 15 दाने चीनी के चाहिए, तब जाके हम इतने पानी को मीठा कर पाएंगे, दैट इज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। अब हमने 15 दाने डाल दिए, पानी थोड़ा सा मीठा हो गया, अब उसके बाद एक और दाना आपने डाला, 16वां दाना चीनी का आपने उसके अंदर डाल दिया, क्या फर्क पता चलेगा पहले वाले टेस्ट और अब से? नहीं। अब दोबारा जितने और दाने हमें डालने पड़ेंगे उस फर्क को महसूस करने के लिए, कि पहले जितना मीठा था और अब जितना मीठा है, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा उसको महसूस करने के लिए, दैट विल बी डिफरेंस थ्रेशोल्ड। तो दो स्टिमुलस को आपस में डिफरेंट परसीव करने के लिए भी एक मिनिमम वैल्यू होती है, उसको हम डिफरेंस थ्रेशोल्ड बोलते हैं। मतलब टेक्निक, ये लिमिटेशन कैसे हुई कि टेक्निकली ये पानी पहले से ज्यादा मीठा है, अगर इसमें पहले 15 दाने थे, अब मैंने इसमें 20 दाने कर दिए, मतलब अब इसमें 5 दाने और ऐड कर दिए, ये टेक्निकली देखा जाए तो और मीठा हो गया, पर आपको फील नहीं होगा, तो हो गई ना लिमिटेशन, राइट। सो इन ऑर्डर टू नोटिस द स्टिमुलाई इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, there has to be some minimum difference between the value of the stimuli. This is called difference threshold, simple. वो मिनिमम डिफरेंस, वो वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जिसकी वजह से हमें दोनों चीजें आपस में डिफरेंट फील हो पाती हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस थ्रेशोल्ड। और एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड वो मिनिमम वैल्यू जिसकी वजह से हम उसको फील कर पाए, क्लियर? ठीक है, आप दोनों को क्लियर है? फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। यस सर। ओके, दैट इज ऑल। आल्सो इसमें एक छोटा सा टर्म है साइकोफिजिक्स। व्हाट इज साइकोफिजिक्स? साइकोफिजिक्स जस्ट एक डिसिप्लिन है, एक जस्ट एक सब्जेक्ट है जो इन्हीं सब चीजों को पढ़ता है, कि कौन सी स्टिमुलाई किस तरीके का सेंसेशन हमारी बॉडी में इवोक करती है, कैसी स्टिमुलाई, कैसी इंफॉर्मेशन, कैसा सेंसेशन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करती है, उसको स्टडी करने वाला एक सब्जेक्ट है साइकोफिजिक्स, उसे हम बोलते हैं, ठीक है? ऑलराइट, so it is not possible to understand sensations without the understanding of AL and DL, absolute Lyman और difference Lyman को जब तक आपको नहीं पता चलेगा तब तक आप अपनी sensations को अच्छे से नहीं समझ पाओगे।
ऑलराइट, नाउ अटेंशनल प्रोसेसेस। अब हम इस चैप्टर के दूसरे एस्पेक्ट पे आ गए हैं, अटेंशन। व्हाट इज अटेंशन? बताओ। फोकस एक वर्ड हो गया, और ठीक है, फाइन। मतलब अगेन दिस इज साइकोलॉजी, यू नो व्हाट इज अटेंशन बट हाउ टू डिफाइन। सो हाउ टू डिफाइन के लिए वी नीड टू, हाँ बोलो, कोई बोल रहा था? यस, बोलो बोलो, माइक ऑन हुआ था किसी का? So it is something related to the mind, like a focus plus the focus of the mind as well, not only हाँ eyes. राइट, हाँ नॉट ओनली आईज। हाँ मैं समझ गया, राइट। मतलब देखो वही बात है, ये भी लोग ऐसे ही टूटा फूटा कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप ही थोड़ी बोला, अभी तो तुमने ध्यान बोला ना। हाँ ठीक है, इनकी पॉलिटिकल साइंस वाले टीचर ने लिखवाई है, डिफाइन को सुन लेते हैं, बोलो। दैट इज अटेंशन, राइट, करेक्ट, ठीक है। तो अब तो हमें पता होनी चाहिए व्हाट इज अटेंशन, इनकी पॉलिटिकल साइंस वाले टीचर को भी पता है ना? तो आपको तो पता ही होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस कम साइकोलॉजी, ठीक है। अच्छा सुनो, सी सो द प्रोसेस थ्रू विच सर्टेन स्टिमुलाई आर सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ अदर इज सिंपली कॉल्ड अटेंशन। यानी कि जब हम बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज पर ध्यान देते हैं, एक चीज को सेलेक्ट करते हैं इन आवर माइंड, दैट इज कॉल्ड अटेंशन, राइट? सिंपल है। चलो छोड़ो, ठीक है, सिंपल। नहीं, लास्ट टाइम मैंने कुछ एग्जांपल दिया था नौरा फतेही का, बट आई थिंक बस करते हैं, है ना? तो द प्रोसेस थ्रू विच, बताओ। मैंने अपना तो नहीं बोला था, मैंने किसी और बच्चे का एग्जांपल दिया था तब, ऐसा कुछ नहीं है। ओके खैर, तो मतलब अटेंशन क्या हुआ? अटेंशन का सिंपल मतलब है हम बहुत सारी चीजों में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड अटेंशन। बट ये जो डिफाइन थी अटेंशन की, अगर हम स्पेसिफिक होकर देखें, ये डिफाइन सेलेक्टिव अटेंशन की डिफाइन होती है। सो नाउ विद दिस नोट वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अटेंशन, सेलेक्टिव अटेंशन, सस्टेन्ड अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन का यही मतलब है जो भी आपने पढ़ा, कि बहुत सारी स्टिमुलाई में से एक स्टिमुलस को सिलेक्ट करना। स्टिमुलाई हम वर्ड तब यूज करते हैं जब बहुत सारी हो, स्टिमुलस मतलब एक चीज। तो बहुत सारी स्टिमुलाई में से किसी एक स्टिमुलस को जब हम चूज करते हैं, that is called selective attention, concerned with the selection of a limited number of stimuli from a large number of stimuli, right? Clear? This is selective attention. Sustained attention का मतलब होता है जब हम किसी, हाँ बोलो बोलो, राइट, मतलब कि आप कितनी देर तक, राइट, कितनी देर तक ध्यान बना के रख पाएंगे, दैट इज कॉल्ड अ सस्टेन्ड अटेंशन, एज द नेम सजेस्ट। इसको स्लैश करके आप कंसंट्रेशन लिख सकते हो, मतलब फॉर योर ऑन अंडरस्टैंडिंग, टेक्निकल तो सस्टेन्ड अटेंशन ही है, बट इट इज सिमिलर टू कंसंट्रेशन, राइट? कि कितनी देर तक हम अपना फोकस वहां पर बना के रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सस्टेन्ड अटेंशन। आपने सेलेक्ट तो कर लिया कि ठीक है, बाहर वाली आवाज फोकस नहीं करना, मेरी आवाज फोकस करना है, पर कब तक रख पाओगे? दैट इज अबाउट सस्टेन्ड अटेंशन। इट इज कंसर्न्ड विद द एबिलिटी टू मेंटेन अटेंशन ऑन एनी पर्टिकुलर स्टिमुलाई। क्लियर? That is called sustained attention. अब आपकी बुक में एक और टाइप की अटेंशन दे रखी है जिसको हम डिवाइडेड अटेंशन बोलते हैं, बट इन रियलिटी डिवाइडेड अटेंशन इज नथिंग। यहाँ पर लिखा है समटाइम्स वी आल्सो अटेंड टू डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम, दिस इज कॉल्ड डिवाइडेड अटेंशन, बट दिस इज अ मिथ। साइकोलॉजिकली इसको अगर हम डीपली देखें तो ये मिथ है। डिवाइडेड अटेंशन का मतलब हम बेसिकली ऐसे समझते हैं कि जब हम दो चीजों को एक टाइम पे परसीव कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, बट टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल। व्हेन यू डू डिवाइडेड अटेंशन व्हाट हैपेंस इज कि पहले आप 100% एक चीज को अटेंड करते हो, विद इन मोमेंट्स आप अपना अटेंशन स्किप करके दूसरी चीज को सिलेक्ट कर लेते हो। हाँ हाँ, राइट 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 राइट, फोन पे अगर हम बात कर रहे हैं दैट इज सिंपली डिवाइडेड अटेंशन, बट ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा टोटल अटेंशन स्पैन, मतलब यू कांट डू समथिंग लाइक दिस कि 100% अटेंशन मैं यहाँ दे रहा हूँ और 100% ही वहां दे रहा हूँ, या तो वो बट जाएगी कि आप 50% अटेंशन ही वहां दे पाओगे, 50 वहां पर, या फिर आप ऐसे एक एक करके सिलेक्ट करोगे जल्दी जल्दी किस पे अटेंशन देंगे। हाँ, दैट इज डिवाइडेड अटेंशन, ठीक है, क्लियर? एक साथ दो चीजों को अटेंड करना। नाउ देयर आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट दिस सेलेक्टिव अटेंशन। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी सेलेक्टिव अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं वो फैक्टर? इसके अंदर दो फैक्टर आते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या? हाँ राइट राइट, वो इसने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। तो एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब बाहरी चीजें, लाइक जो स्टिमुलस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी इसको अफेक्ट करते हैं, हमारी अटेंशन उस पर जाएगी या नहीं जाएगी। उसकी साइज, जो चीज इतनी ज्यादा बड़ी होती है उस पर ज्यादा ध्यान जाता है, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है उस पर ज्यादा ध्यान जाता है। जैसे मेरी आवाज की इंटेंसिटी सर की आवाज की इंटेंसिटी से ज्यादा यहाँ पर आ रही है, इसलिए ये भी एक रीजन है कि आप मेरी आवाज को शायद सुनो। अगर अभी बहुत तेज कोई ब्लास्ट हो बाहर इधर उधर कहीं, वैसे ना हो पर अगर हो तो ऑब्वियसली आपका ध्यान उस आवाज पे चले जाएगा क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा है। और जो चीज मोशन में होती है उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं रेदर देन कोई स्टैटिक चीज। So, हाँ बोलो बोलो, करो सर, करो, राइट करो।
वो सब इंटेंसिटी में आ गया। कलर इज अबाउट दैट इंटेंसिटी, कौन सा कलर कितना ज्यादा इंटेंस है ना। रेड कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है ना, ब्लैक की इंटेंसिटी कम होगी, राइट? Yes, sir. है ना? ओके, नाउ देन इंटरनल फैक्टर, मतलब आपने ठीक बोला था, हाँ, बट वो पार्ट उसका है। नाउ इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर मतलब अब एक ये भी बात है कि मेरा किसमें इंटरेस्ट है, मैं ऑब्वियसली उसी पर फोकस करूंगा, तो मेरी क्या मोटिवेशन है, मेरा क्या कॉग्निशन है, उस पर भी डिपेंड करता है। मेरी मोटिवेशन अगर इस टाइम पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया था, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, लव पूरी वाला और गोपाल जी छोले भटूरे, है ना, तो अगर इसका मोटिवेशन ही ये है कि राधिका का मन ही छोले भटूरे खाने का है, तो चाहे लव पूरी वाला जितना मर्जी चमक जाए, वो लाल लाल बोर्ड आ जाए, उसका ध्यान छोले भटूरे पे ही जाएगा। देन नहीं, देन कॉग्निटिव फैक्टर्स, कॉग्निटिव फैक्टर्स का कॉग्निटिव फैक्टर्स का मतलब है कि आपका, हो गया, ठीक है। कॉग्निटिव फैक्टर मतलब कि हर किसी का कॉग्निशन अलग है, हर किसी के इंटरेस्ट पैटर्न्स अलग है, वगैरह वगैरह, जो हम अपनी कॉग्निशन के हिसाब से, मतलब इंटरनली जो पर्सन की इच्छा है उस पर भी वो अटेंशन देगा, और जैसा स्टिमुलस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस पर भी फर्क पड़ता है, अटेंशन उस पर जाएगी या नहीं जाएगी, दैट इज ऑल। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्टिव अटेंशन। नाउ देयर आर थ्री थ्योरीज ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन। हमारी सिलेक्टिव अटेंशन की तीन मेन थ्योरीज आती हैं। लाइक ये जस्ट इसको इस तरीके से समझो कि कुछ लोग हुए, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने हमें समझाने की कोशिश करी है कैसे सिलेक्टिव अटेंशन काम करती है। तो पहली थ्योरी आती है फिल्टर थ्योरी, ये किसने दी थी? राइट, ब्रॉडबैंड ने फिल्टर थ्योरी, तो कम आ रहा है, अच्छा, फिल्टर थ्योरी ब्रॉडबैंड ने दी है, और उसने क्या बताया है, ब्रॉडबैंड आपको बता रहा है कि भाई आपकी अटेंशन, जो सिलेक्टिव अटेंशन है, वो फिल्टर की तरह काम करती है, मतलब कि उसके अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है। देयर आर लाइक मेनी थिंग्स अराउंड यू, बट वो सारी चीजें फिल्टर आउट हो जाती हैं, और कोई एक ही चीज उस फिल्टर के थ्रू पास हो सकती है। मतलब लेट्स से दिस इज योर अटेंशन, इस अटेंशन के अंदर बहुत सारी चीजें इसके आसपास, इसके अंदर जाने के लिए यहाँ पर एक फिल्टर लगा है, बाकी सारी चीजें इधर रुक जाएंगी और सिर्फ एक ही कोई इंफॉर्मेशन अंदर जा पाएगी, दैट इज कॉल्ड फिल्टर थ्योरी। राइट, कि आपकी अटेंशन में कोई एक ही इंफॉर्मेशन एक टाइम पर घुस सकती है, बाकी सारी चीजें फिल्टर आउट हो जाती हैं। सिंपल, इसको बॉटल नेक सिचुएशन उसने बोला था, जैसे बॉटल का नेक होता है, अंदर से बॉटल की कैपेसिटी ज्यादा है बट ऊपर से इसका मुंह छोटा है, नीचे से बॉटल बड़ी है ऊपर से मुंह छोटा है, इसको हम बॉटल नेक सिचुएशन बोलते हैं। तो अगर बहुत लेट से हाँ क्या, चलो ये भी, हाँ 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 नाइस, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सही कह रही है, ठीक है। या फिर इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, वो देखा है ट्यूबवेल, ट्यूबवेल से जब पानी निकल रहा होता है, वो बड़े प्रेशर से पानी निकलता है। अब ट्यूबवेल के सामने आप इस बॉटल को रखो, इस बॉटल का मुंह छोटा है, ट्यूबवेल से पानी बहुत ज्यादा निकल रहा है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर से निकल रहा है, तो ट्यूबवेल का सारा पानी तो उसमें नहीं जाएगा, बॉटल नेक सिचुएशन है, थोड़ा सा ही पानी जा पाएगा, काइंड ऑफ ऐसी बात फिल्टर थ्योरी ने बोली है कि बॉटल नेक सिचुएशन हो जाती है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कुछ नहीं से बोला, सिर्फ एक स्टिमुलस, एक इन्फॉर्मेशन एक टाइम पर आपके अटेंशन में जा सकती है, दैट इज ऑल। फिर दूसरी थ्योरी आई फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी। फिल्टर अटेन्युएशन, अटेन्युएशन का मतलब होता है वीकन। इसने बोला कि फिल्टर थोड़ा सा वीक है, तभी इसका नाम हो गया फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी, कि हाँ फिल्टर आउट होती है इन्फॉर्मेशन, पर भाई ये कहना गलत है कि सिर्फ एक स्टिमुलस एक टाइम पर अटेंशन में जा पाएगी, कई बार हम आसपास और बहुत सी चीजों पर अटेंशन कर लेते हैं, जैसे कि आप हो सकता है कि एक आधी बात इसके साथ कर लो, है ना, और एक आधी थोड़ी में से ज्यादा ही करते हो, तब भी मेरी बात पे ध्यान हो, कई बार ऐसा हम कर लेते हैं कि मतलब कई बच्चों में ये टैलेंट होता है, कई बिल्कुल ही डल से होते हैं कि एक तरफ बच्चे से बात कर रहे हैं, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, तो टीचर क्या बोल रहे हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बट कई लोग फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी की मदद से दोनों दोनों चीजों पर थोड़ी देर तक ध्यान रख पाते हैं। मतलब कि इसने बोला फिल्टर तो होता है बट फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी, फिल्टर थोड़ा वीकन है, कुछ इंफॉर्मेशन उस फिल्टर के बावजूद साथ में ही अंदर घुस जाती है, that is called filter attenuation theory. Some stimuli may still enter your attention system. जैसे आप अभी ध्यान दे रहे हो मेरी बात पर, सडनली कोई आपको आपका आवाज, आपका नाम से आवाज लगाए, आपका अपना आवाज सुनाई, नाम सुनाई दे, तो आपका ध्यान नाम पे चले जाए। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो लाइक अटेंशन में हमारी घुस जाती हैं साइड बाय साइड, ठीक है, दैट इज ऑल फॉर फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी। एंड देन कम्स द मल्टी मोड थ्योरी ऑफ अटेंशन, ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन। मल्टी मोड थ्योरी बिल्कुल ही अलग है बाकी दोनों से, तो इसको कंफ्यूज मत करना, ये दोनों रिलेटेड थी, फिल्टर और फिल्टर अटेन्युएशन। मल्टी मोड टोटली डिफरेंट बात बोलती है। क्या बोलती है ये, इसने बोला कि हम जब किसी भी चीज को अटेंड करते हैं तो तीन तरीके से करते हैं, तीन स्टेजेस है। पहले स्टेज सेंसरी रिप्रेजेंटेशन, दूसरा स्टेज सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा स्टेज कि वो कॉन्शियसनेस में एंटर हो जाती है, मतलब मिक्स करके उसको कॉन्शियसनेस में अपनी एंटर करवा लेते हैं। मतलब अगर कहीं पर लिखा है ए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेलेक्ट दी सेंसेस ऑफ दैट, मतलब यू विल ओनली सी द फिजिकल स्ट्रक्चर, जो लिखा है वो ए को आप बस ऐसा लिखा हुआ परसीव करोगे, उसके बाद आप उसके सेमेंटिक रिप्रेजेंटेशन को देखोगे, सेमेंटिक मतलब मीनिंग, आप उसके मीनिंग को देखोगे, ठीक है, दिस इज ए, एंड देन यू विल परसीव इट इनटू योर कॉन्शियसनेस कि ये चीज ए होती है, और ये ए इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश लैंग्वेज का एक अल्फाबेट है वगैरह वगैरह, एंड देन दैट एंटर्स इज द थर्ड स्टेप,
थर्ड स्टेज मतलब उसको मिक्स करके एंटर करवा देना कॉन्शियसनेस में। सेकंड स्टेज होगी सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट स्टेज होती है सेंसरी रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ओनली लुक एट दिस नोट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है मल्टी मोड थ्योरी। फर्स्ट यू जस्ट सो MULTI MODE, ऐसे आपने सिर्फ उसको स्ट्रक्चर को देखा, सेंसेस यूज हुई। उसके बाद आपने उसके मीनिंग पे फोकस किया, अच्छा दिस इज मल्टी मोड, मल्टी मतलब बहुत सारा मोड काइंड ऑफ, ऐसा आपने परसीव किया एंड देन दैट इंफॉर्मेशन एंटर्ड योर कॉन्शियसनेस। बस सिंपल यही थ्योरी मल्टी मोड थ्योरी की। तीन स्टेजेस होते हैं सेलेक्टिव अटेंशन के, पहले ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से अटेंशन काम करती है। क्लियर है? ये किसने दिया वो एक बार देख लेना, बुक में आपकी नेम मेंशन होंगे, वो आपने याद कर लेना। अब उसके बाद सस्टेन्ड अटेंशन। अब सस्टेन्ड अटेंशन की कोई थ्योरी नहीं है, सस्टेन्ड अटेंशन के लिए सिर्फ फैक्टर्स दिए हैं। सेलेक्टिव अटेंशन में फैक्टर्स भी हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, और थ्योरी भी है, तीन थ्योरीज। सस्टेन्ड अटेंशन में सिर्फ फैक्टर्स है। तो सस्टेन्ड अटेंशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला आता है सेंसरी मोडालिटी। व्हाट इज सेंसरी मोडालिटी, किसी को पता है? सर मतलब हम ऑडियो से ज्यादा वीडियो के ऊपर अपनी अटेंशन सस्टेन कर पाते हैं। ठीक है, मुझे पता ही था कि जो भी बोलेगा यही बोलेगा, ऑडियो पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं, ज्यादा देर तक रख पाते हैं। बट एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, आपने मतलब ठीक बोला, गलत नहीं बोला। बट सेंसरी मोडालिटी का मतलब होता है कि किस तरीके का सेंस है, उसकी क्या मोडालिटी है। मतलब हमारे 5 सेंस ऑर्गन में हर किसी सेंस ऑर्गन की कैपेसिटी एक दूसरे से अलग है। तो ये माना जाता है कि ऑडियो वाला जो सेंसरी सिस्टम है जो रिलेट करता है ऑडियो से, कौन सा है बताओ? ईयर। ऑडियो से आईज, आंखों से सुनते हो, ऑडियो से कान, वीडियो से रिलेट करता है आंखें, राइट? तो मतलब कि आपके सेंस ऑर्गन ईयर में ज्यादा कैपेसिटी है देन आंखें। मतलब हम ज्यादा सुन सकते हैं, ज्यादा देर तक सुन सकते हैं। आप किसी भी एक चीज को बहुत देर तक देख नहीं पाओगे बट सुन लंबे समय तक सकते हो। तो मतलब कि आपकी सेंसरी मोडालिटी ही ऐसी है, सेंस का फीचर ही ऐसा है कि ऑडियो वाला सेंस ज्यादा देर तक सुना जा सकता है। क्लियर है? सेंस मोडालिटी मतलब ऑडियो में ज्यादा पावर है, ऑडियो वाली को ज्यादा देर तक हम सस्टेन करके रख पाएंगे किसी ऑडियो इन्फॉर्मेशन पर अपनी अटेंशन रेदर देन वीडियो। एंड देन कम्स क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलाई। अगर आपको बहुत क्लियर कोई चीज दिख रही है, सुनाई दे रही है ना, हाँ, तो उस पर ज्यादा देर तक अटेंशन रख पाएंगे। सिंपल, जो क्लियर नहीं उस पर नहीं रखेंगे। टेम्पोरल अनसर्टेनिटी, टेम्पोरल मतलब अभी ऑडियो की बात है कि अगर आपको कोई चीज, कोई आवाज सुनाई अनसर्टेनली दे रही है, जैसे कभी सर की आवाज आ रही है इधर, कभी नहीं आ रही, तो उस पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं जाएगा। मेरी आवाज लगातार आई जा रही है, ये अनसर्टेन नहीं है, बहुत देर से चल रही है, तो यहां पर ज्यादा देर तक अटेंशन बना के रखी जा सकती है। क्या बोला? खैर, स्पेशियल अनसर्टेनिटी। स्पेशियल अनसर्टेनिटी का क्या मतलब हुआ बताओ? जो ज्यादा हंस रहा है वो बताएगा, रुक जाओ, बोलो। पढ़ के भी नहीं बता पाएगी वरन। नहीं देख लेते हैं, चलो 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 चलो, टाइम लो, आप बताओ, पढ़ के बताओ। हो गया, पढ़ लिया? चलने वाली होती मतलब? अरे जोक सपाट सही बोल रहे हो, बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो, सही बोल रहे हो। अरे अभी तो बोला। छोड़ो, ठीक है, सही बोला था। जो चीजें चलने वाली है उन पे ध्यान नहीं, मतलब थोड़ा सा रिफाइन करके बोल देता हूँ, वैसे उसका मुद्दा सही समझ आया उसे। सो स्पेशल अनसर्टेनिटी का मतलब है अगर कोई चीज फिजिकल स्पेस में सर्टेन है तो उस पर ज्यादा देर तक अटेंशन बना के रख पाएंगे। अगर कोई चीज मोशन में है तो उस पर, हाँ बोलो, उस पर ज्यादा देर तक अटेंशन नहीं रख पाएंगे मोशन वाले पे। हाँ बोलो। हाँ फिर, हाँ, और किस पे रहेगी? ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, खैर इससे और बड़ी एग्जांपल हो सकते हैं बट कोई नहीं। अच्छा, इसको एक चीज समझो, ये चीज सेलेक्टिव अटेंशन से बिल्कुल उल्टी है। सेलेक्टिव अटेंशन के केस में जो चीज मोशन में थी हम उस पे सेलेक्टिव अटेंशन रखेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। बट सस्टेन अटेंशन के केस में जो चीज मोशन में है बल्कि उस पर अटेंशन नहीं दे पाएंगे ज्यादा देर तक, क्योंकि वो चल रही है, और जो चीज स्टैटिक है उस पर ज्यादा देर तक अटेंशन बना के रख सकते हैं। That is all. Now let's come to the last segment of our chapter, that is perception. So what is perception? The process by which we recognize, interpret and give meaning to the information provided by our sense organ is called perception. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अगर आप इसे मैच्योरिटी से समझ पाओ तो, है ना, अगर हो वो चीज आपके अंदर। तो द प्रोसेस जिसके थ्रू हम रिकॉग्नाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, मीनिंग देते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। मतलब कि
देयर इज नथिंग लाइक, जैसे आपने सुना होगा एक सेइंग, अगर सुनी है तो, सब अपना अपना सत्य, अपना अपना सत्य बहुत एक फेमस सेइंग है कि हर किसी का सच भी अलग है। देयर इज नथिंग कॉल्ड ट्रुथ इन दिस वर्ल्ड नाउअडेज स्पेशली, हर किसी का ट्रुथ अपना होता है। इवन कोई मर्डरर भी है, आप उसकी पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझोगे तो आपको लग जाएगा अरे ये तो बेचारे ने मजबूरी में ही खून किया है, राइट। तो मतलब कि हर किसी का परसेप्शन एक दूसरे से अलग है। इंफॉर्मेशन माइट बी द सेम मूवी होगी, वो किसी को बहुत अच्छी लगती है, किसी को बहुत बेकार लगती है, और किसी को लगता है हाँ ठीक है, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो मतलब जो इंफॉर्मेशन को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसको जो हम अपना मीनिंग देते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। और ये हर किसी की अलग होती है, यूनिक होती है। There are two ways in which we perceive anything, top down approach और bottom up approach। बताओ। आई होप इनको आवाज ना गई हो तुम्हारी, वरना ट्रोल हो जाएगा। टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, ऊपर से नीचे देखना, नीचे से ऊपर देखना नहीं होता। हाँ तो ऐसा बोलो ना, होल पार्ट ऐसे से बोलो, नीचे से ऊपर देखना क्या होता है। नहीं सुनो सुनो, आप सुनो, पहले सुनो। टॉप डाउन का क्या मतलब है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अच्छा मुझे याद आ गया कि मान लो ऊपर कहीं बैठे हो, है ना, और ऊपर से आप नीचे देख रहे हो किसी को, तो पहले क्या दिखेगा, पहले होल दिखेगा, पहले कंप्लीट पिक्चर दिखेगी, उसके बाद एक एक चीज पे फोकस करोगे। दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन प्रोसेसिंग। और बॉटम अप प्रोसेसिंग या बॉटम अप अप्रोच ऑफ परसेप्शन इज जब हम किसी चीज के एक एक फीचर को देखें। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था, नीचे से ऊपर देखना मेन नहीं था, मेन ये था कि जैसे एग्जांपल दिया था वो मैंने कि अगर कोई इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहा है और एक पर्सन सीधा रूम में जाता है, तो इंटरव्यूअर एक एक चीज नोटिस करता है। फॉर एग्जांपल नीचे से देखना चालू किया क्योंकि उसका नाम ये है प्रोसेस का कि जूते क्या पहने इसने इसने जी किस तरीके के कपड़े पहने हैं, कैसी गाड़ी में आया है, एक एक चीज देखने के बाद परसेप्शन फॉर्म करी कि ठीक है ये अमीर है, समथिंग लाइक दिस, ये रिच पर्सन लग रहा है ना। दिस कॉल्ड बॉटम अप प्रोसेसिंग। टॉप डाउन प्रोसेसिंग मतलब ओवरऑल देखते ही सोच लिया अमीर है, उसके बाद एक एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हाँ यार कपड़े भी ऐसे पहने, हाँ यार जूते भी इसके ऐसे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। फ्रॉम पार्ट्स टू होल, फ्रॉम पार्ट्स टू कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड बॉटम अप प्रोसेसिंग। और उसका उल्टा होगा टॉप डाउन प्रोसेसिंग, फ्रॉम होल टू पार्ट्स, ठीक है, समझ आया। ओके नहीं तुमसे भी पूछा था भैया। ओके नाउ द परसीवर, परसीवर मतलब हमारी परसेप्शन में हमारा क्या रोल होता है, परसीवर का क्या रोल है। परसीवर मतलब जो परसीव कर रहा है, सिंपल, जो परसीव कर रहा है वो परसीवर है। ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटिव बीइंग्स हु ट्राई टू गिव मीनिंग टू देयर एक्सटर्नल वर्ल्ड। हम तो इतने क्रिएटिव है, बादल में भी कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं, है ना, ये दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, वो कोई राजा लग रहा है, एनीथिंग, है ना। सो हम अपने वर्ल्ड को, आसपास को जैसा मर्जी क्रिएटिवली मीनिंग देते रहते हैं। Some of these factors plays an important role in the process of in this process of perception. That is your motivation, expectation, cognitive style और cultural background या हमारे experiences. What is the meaning of motivation? आपकी जो मोटिवेशन रहेगी उस तरीके से आप चीजों को परसीव करोगे। हाँ बस इतना ही पता है इस चैप्टर का। मोटिवेशन राइट विच मूव्स योर बिहेवियर, ठीक है, बट मोटिवेशन मतलब जो आपकी इच्छा है उस मोमेंट आप उस तरीके से चीजों को परसीव करोगे, राइट। आपके आसपास हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं, बट आपने परसीव करा एक स्मेल को, खाने की स्मेल को। जब भूख लगी है तब हर चीज आपको खाने का याद दिलाती है, कोई भी गोल सी चीज होगी रोटी जैसी लगेगी, है ना। तो मतलब दैट इज कि आपकी मोटिवेशन जिस तरीके की है वैसी चीजों को हम परसीव करते हैं। दूसरा हमारी एक्सपेक्टेशन जिस तरीके की होती है हम वैसे ही परसीव करते हैं। अगेन फॉर एग्जांपल वो जो लड़की क्लास में शुरुआत में आई थी, है ना, नहीं अरे तो यार एग्जांपल ले रहे हैं हम, कौन सा कुछ गलत कह रहे हैं ना। तो वो क्लास में आई, उसने एक्सपेक्ट किया था कि ये यहीं पे होती है डेली क्लासेस, है ना, मेन रूम ये है, वो छोटा रूम है, ये बड़ा वाला रूम है, ज्यादातर सर यहाँ पे क्लास लेते हैं, तो भाई आज भी क्लास यही चल रही होगी। इस एक्सपेक्टेशन के साथ वो आई थी, इसीलिए उसने परसीव किया कि दिस इज उसका क्लासरूम। तो दैट इज व्हाटएवर। एक्सपेक्टेशन मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से भी हम परसीव करते हैं। एंड देन कम्स कॉग्निटिव स्टाइल। अच्छा एक्सपेक्टेशन में एक और अच्छा एग्जांपल हो सकता है जो मैंने आपको दिया था कि अगर सुबह 6 बजे डेली नारियल पानी वाला घर पे आता है, दूध वाला घर पे आता है ना, दूध देने, तो फिर उसको अगर आपको उस टाइम पे लगा कि 6 बजे के आसपास बेल बजी, राइट, आपके मन में सबसे पहला थॉट क्या आएगा कि वही होगा, दूध वाला आया होगा, या फिर कोई जो भी मतलब पर्सन उस टाइम पे आता है वही होगा। दैट इज सिंपली एक्सपेक्टेशन, ठीक है। देन कॉग्निटिव स्टाइल फील्ड डिपेंडेंट या फील्ड इंडिपेंडेंट होता है। इसका मैंने आपको सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया था जो आपकी बुक में एक फिगर है ना। फील्ड डिपेंडेंट पीपल परसीव द एक्सटर्नल वर्ल्ड इन द टोटलिटी, मतलब वो एक टोटल वर्ल्ड, लाइक टोटल ओवरऑल पिक्चर को परसीव करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, दैट इज इन अ ग्लोब और होलिस्टिक मैनर। On the other hand, field independent people perceive the external world by breaking it into smaller units, that is analytical or
डिफरेंशिएटेड मैनर में, देखिए एनालिटिकल मैनर में। जैसे ये वाली फिगर आप देखो, आप इसको अगर पूरा बस इस तरीके से देखोगे कि एक आपको ठीक है यहाँ पर पैटर्न सा दिख रहा है, राइट, कि एक पैटर्न ऐसे है, इधर को एक बक्सा सा है और कुछ उसके ऊपर ट्राइंगल बने हैं, एक इधर को पूरा एक लाइन जा रही है उसके अंदर से, राइट। हाँ, अगर मतलब अगर आपने एज अ होल इस चीज को देखने की कोशिश करी है कि ये पूरी चीज एक ही है, तो दैट इज कि आप फील्ड डिपेंडेंट हो। कई लोग जो फील्ड इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव स्टाइल के होते हैं वो इसको शायद ऐसे देखेंगे कि अच्छा इसके अंदर कुछ ट्राइंगल्स अलग है, इसके अंदर एक व्हाइट इंक है, एक ब्लूइश इंक है, राइट। मतलब जो डिटेलिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, एज अ होल पे फोकस नहीं करेंगे, उसके पार्ट्स पे पहले फोकस करेंगे फिर होल पे। दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर टू टॉप डाउन और बॉटम अप प्रोसेसिंग अप्रोच। दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर टू दैट, ठीक है। तो फील्ड डिपेंडेंट इज सिमिलर टू व्हाट, कौन सी वाली फील्ड डिपेंडेंट, ऊपर से देख रहे हो सारा पहले दिख रहा है, सो टॉप डाउन प्रोसेसिंग। टॉप डाउन प्रोसेसिंग इज सिमिलर टू फील्ड डिपेंडेंट कॉग्निटिव स्टाइल एंड बॉटम अप प्रोसेसिंग इज सिमिलर टू फील्ड इंडिपेंडेंट, कि पहले आप स्मॉलर यूनिट्स को देख रहे हो। और समझ आया, ठीक है, ऐसा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर कल्चरल बैकग्राउंड। तो अब लास्ट चीज जो आपकी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती है, दैट इज कि आप किस कल्चरल बैकग्राउंड से हो। ऑब्वियसली सेम इंफॉर्मेशन अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड का इंसान अलग अलग तरीके से परसीव करेगा, राइट। इसके लिए तो बहुत सारे मतलब एग्जांपल हो सकते हैं। एक्सपीरियंस क्योंकि जैसा आपका कल्चर है, जैसा माहौल में आप रहे हो, वैसे ही आपके एक्सपीरियंसेस हैं। एक मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया था कि हरिद्वार में गंगा आरती जब हो रही है ना, हम वहां गए थे बड़ी एक्साइटमेंट में कि हम देखेंगे कि भाई आरती हो रही है वगैरह। बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा ऐसी भीड़ वाली जगहों पे रहा हूं, है ना। मैं उस कल्चर में नहीं हूं कि बचपन से कल्चर को रिलीजन से लिंक मत कर लेना, इट इज नॉट अबाउट रिलीजन एट ऑल। कल्चर बहुत बड़ी चीज है ना। तो ओवरऑल एक्सपीरियंसेस, मेरे एक्सपीरियंस ऐसे नहीं रहे कि मैं बहुत ज्यादा भीड़ भड़के में रहूं। बट हरिद्वार वो जब गंगा आरती होती है, अगर आप कोई भी वहां गया है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना। तो मैं जहां खड़ा था वहां से फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे आगे ही बहुत सारे लोग थे, तो कुछ नहीं दिख पाया, और 2-3 मिनट में पीछे भी ऐसे पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई, तो वहां पर मुझे तो सफोकेशन होने लगी, राइट। टू बी फ्रैंक विद यू, मैं वहां पर एंजॉय तो क्या देख भी नहीं पाया, सुन भी नहीं पाया, वो साथ में कान में और ही पता नहीं क्या चिल्ला रहे हैं, है ना। तो मतलब वो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ। मैंने उस सेम चीज को नेगेटिवली परसीव किया, ऑल्दो बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन से गया था मैं कि चलो पीसफुल माहौल मिलेगा वहां पर शायद, और एटलीस्ट दिख पाएगी आरती की आवाज, सुन पाएगी, दैट इज द सोल पर्पस ऑफ दैट, कि वो बंदा जो बोल रहा है भाई, है ना, जो पंडित जो कुछ बोल रहा है उसकी आवाज आपके कानों तक आए, पर वो नहीं आ पाई ड्यू टू दैट शोर ऑफ भीड़ वगैरह। तो मेरा परसेप्शन उस चीज का नेगेटिव हुआ। बट वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उसी में एंजॉय कर रहे थे, उनके लिए वो चीज नॉर्मल है, जो शायद डेली बेसिस पे आते थे वगैरह, उनको कोई इशू नहीं था उस चीज से, बट मुझे हुआ। तो दिस इज माई कल्चरल बैकग्राउंड अफेक्टेड माई परसेप्शन, या मेरे एक्सपीरियंसेस अफेक्टेड माई परसेप्शन। क्लियर? ओके, नाउ द लास्ट मेन टॉपिक, लास्ट का नहीं वैसे, एक मेन टॉपिक अब यहाँ पर आता है परसेप्शन में आपका, गेस्टॉल्ट के प्रिंसिपल। गेस्टॉल्ट के प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर, मतलब एक चीज आती है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी आपको बहुत से प्रिंसिपल देती है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के, कि किस तरीके से आप अपनी वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसके ये 7 प्रिंसिपल मेन है, जो बुक में से ही सीधा देखो तो बढ़िया समझ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम के साथ आपको दे रखे हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ये सब क्या पढ़ रहे हैं, ये अपने एनवायरनमेंट को, लाइक परसेप्शन हमारी कैसे ऑर्गेनाइज होती है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी ने दी है। द प्रिंसिपल्स गिवन बाय गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। सबसे पहला प्रिंसिपल प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब फिजिकल क्लोजनेस। जो चीजें आपस में साथ साथ होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हम उनको एज अ ग्रुप परसीव करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं देखूं तो मुझे स्वाति अलग दिख रही है, मतलब इन माय माइंड, और आप दोनों एक ग्रुप में दिख रहे हो, क्योंकि साथ में बैठे हो, वो थोड़ा पीछे वाली लाइन में बैठी है, राइट। जस्ट सिंपल लाइक दिस। ये कुर्सियां, टेबल, वो पीछे वाली 4 एक ग्रुप में हम उसे परसीव कर रहे हैं, आगे वाली 4 को अलग ग्रुप में परसीव कर रहे हैं इन आवर माइंड। दिस हाउ वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस परसेप्शन इन आवर माइंड, राइट। प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल। एंड देन कम्स स्मॉलनेस का प्रिंसिपल। स्मॉलनेस का प्रिंसिपल का मतलब है जो चीज स्मॉलर होती है उसको हम एज अ फिगर कंसिडर करते हैं, जो चीज बिगर होती है उसको हम बैकग्राउंड कंसिडर करते हैं, राइट। जैसे कि इसके अंदर आपको दिख रहा है ब्लैक, ब्लैक वाली चीज पे आपका पहले फोकस किया होगा, है ना, व्हाइट पे नहीं किया होगा, क्योंकि व्हाइट मेन बैकग्राउंड है, वो पीछे और भी स्कैटर्ड है, तो व्हाइट चीज वो बैकग्राउंड है, आगे की ब्लैक इंक इज द मेन फिगर, स्मॉल चीज फिगर, लार्जर चीज को बैकग्राउंड की How do तरह। you also call it figure and ground? सॉरी, हम इसको figure and ground भी बोलते हैं ना? हाँ राइट, फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन, करेक्ट, ये भी वही टॉपिक है, फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। हम फिगर को ग्राउंड से सेग्रीगेट करके देखते हैं, ये सिंपल सा एक फैक्ट है। हाँ राइट, करेक्ट, सही बोल रहे हो, है ना। फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन भी इसे हम बोलते हैं, बट ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक है कि फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन कैसे करते हैं, उसी का ये प्रिंसिपल है कि फिगर उस चीज को कंसिडर करते हैं जो छोटी होती है, और ग्राउंड उस चीज को कंसिडर करते हैं जो लार्जर होता है, ठीक है, क्लियर।
ओके, नाउ प्रिंसिपल, हाँ ठीक है, नाउ प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी? जो चीजें सिमिलर हैं उनको एज अ ग्रुप परसीव करते हैं, उनको एक साथ परसीव करते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है एक सर्कल एक स्क्वायर, एक सर्कल एक स्क्वायर, हम ऐसे ही परसीव कर रहे हैं जो सिमिलर चीजें उनको। प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, हम चीजों को एक सिमेट्री में ही परसीव करना पसंद करते हैं। जैसे कि ये फिगर आपको ऊपर वाला वो एक इधर जो भी मोमबत्ती सी है या नीचे वट जो भी कुछ है, या इधर राइट साइड पे चाबी है उसके ऊपर स्टार है, एक सिमेट्री में हम चीजों को देखना पसंद करते हैं। ऐसे अलग अलग करके नहीं देख रहे, सिमेट्रिकल चीजों को परसीव हम ज्यादा करने में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, मतलब जो चीज सिमेट्री होती है, सिमेट्री में होती है, उसको हम एज अ लाइक फिगर मेन कंसीडर करते हैं। जो सिमेट्री में नहीं है उसको हम एज अ फिगर नहीं मानते। सिंपल। ओके, नाउ देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। व्हाट इज कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल? जो चीजें हमें लगता है कि कंटिन्यू हो रही है एक ही फ्लो में, उसको हम एक फिगर कंसीडर करते हैं, वन फिगर। जैसे दिस लाइन माइट बी like this APC या फिर DPB, but we perceived it as AB and DC। हमें ऐसा लगा, पर हो ये ऐसा भी सकता था, बट हमने ऐसे परसीव किया, राइट? कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल। देन प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस, जो चीज जिस चीज को सराउंड करती है, सराउंडेड चीज को हम फिगर मानते हैं, और जो सराउंड कर रहा होता है उसको हम बैकग्राउंड मानते हैं। जैसे यहां पर ब्लैक इंक की वजह से, मतलब ब्लैक इंक को सराउंड कर रहा है व्हाइट एरिया, तो जिस चीज को सराउंड किया गया है वो हमें यहाँ पर फिगर दिखता है। मतलब मैंने शायद उल्टा बोल दिया, यस, ब्लैक चीज सराउंड कर रही है इस व्हाइट एरिया को, इसीलिए हमें व्हाइट एरिया यहाँ पर ऐसा फिगर दिख रहा है। जैसे कि ये देखो, अभी अगर हम उसको और थोड़ा सराउंड कर दें तो बेटर दिखेगा। क्या लिखा है यहाँ पर बताओ? राइट, लिफ्ट, ये LIFT आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड लिफ्ट, द प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस, राइट? एंड देन द लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। क्लोजर का प्रिंसिपल क्या होता है कि जो चीज आपस में लेके हम चीजों को एज अ होल परसीव करते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में, आवर माइंड ऑटोमेटिकली ट्राई टू फिल द गैप्स। जितना भी गैप होते हैं उसको हमारा माइंड ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। ये पूरा ट्रायंगल नहीं है, बट आवर माइंड हैज दैट टेंडेंसी टू फिल दीज गैप्स। तो हम कंप्लीट पिक्चर को परसीव करते हैं, अधूरी पिक्चर को परसीव नहीं करते। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। इज इट क्लियर टिल? ठीक है, now the very last topic of our chapter is this principle or the perception of space। अब ये थे प्रिंसिपल ऐसे जो हमें गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जी ने दिए हैं। अब यहाँ पर आता है टॉपिक कि हम कैसे अपने स्पेस को, फिजिकल स्पेस को कैसे परसीव करते हैं। तो फिजिकल स्पेस को परसीव करने के लिए वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्यूज। वन इज योर मोनोक्यूलर क्यूज एंड अनदर वन इज योर बाइनोक्यूलर क्यूज। मोनोक्यूलर क्यूज को हम साइकोलॉजिकल क्यूज का नाम भी देते हैं, और बाइनोक्यूलर क्यूज को हम फिजियोलॉजिकल क्यूज बोलते हैं। मोनोक्यूलर क्यूज वो क्यूज है जो एक आंख से भी हमें दिखते हैं, हम उन्हें फील कर सकते हैं, बिकॉज़ दे आर साइकोलॉजिकल इन नेचर। सो वी कैन फील दीस क्यूज विद ओनली वन आई टू। सिर्फ एक ही आंख से आप इन सब क्यूज को फील कर पाते हो। जैसे कि अब मोनोक्यूलर क्यूज बहुत सारे, मतलब ये ऐसे क्यूज है, ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको, ये चीजें फिजियोलॉजिकल नेचर की नहीं है, ये साइकोलॉजिकली डिपेंड करती है, आपके परसेप्शन को साइकोलॉजिकल इंपैक्ट करती है ये मोनोक्यूलर क्यूज वाली सारी चीजें। दैट इज व्हाई वी नेम्ड देम एज साइकोलॉजिकल क्यूज। कैसे? आगे देखो, इसके अंदर बहुत सारे क्यूज है। पहला रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज का क्या मतलब है? जो चीज हमारे जितनी पास होगी हमें वो ज्यादा बड़ी लगती है, जो चीज जितनी दूर है हमें वो उतनी छोटी लगती है। ये सच में नहीं है, ये पिक्चर में, इवन 2D पिक्चर में ही हमें फील हो रहा है वो दूर, ये वाला पेड़ छोटा लग रहा है और ये वाला पेड़ इतना बड़ा लग रहा है। ये सच नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है। दैट इज, और ये हम एक आंख से भी फील कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बाइनोक्यूलर क्यू है, जो एक आंख से दिखे, एक आंख से भी दिखे एक्चुअली। देन इंटरपोजिशनिंग। इंटरपोजिशनिंग मतलब जो चीज जिसको ओवरले कर रही होती है वो चीज हमें अपने से पास दिखती है। लाइक फॉर एग्जांपल, आगे वाला पेड़ पीछे वाले पेड़ को कवर कर रहा है, तो हमें अपने पास कौन दिखेगा? जो ओवरलैप कर रहा है। जो ओवरलैप्ड है, जो पीछे है, मतलब जिसको ओवरलैप किया जा रहा है, वो हमें हमसे दूर परसीव होता है। एंड देन लीनियर पर्सपेक्टिव। व्हाट इज लीनियर पर्सपेक्टिव? This reflects a phenomena which distant objects appear to be closer than the nearer objects. This reflects a phenomena by which the distant objects जो हमसे दूर है to be closer than the nearer objects. For example, parallel lines, यानी कि जो ज्यादा दूर है, इसको अगर आप पढ़ोगे आपको शायद समझ ना आए, इसका मीनिंग समझ लो एक्जैक्टली क्या है। कॉम्प्लेक्स शब्दों में यहाँ पर लिखा है, जो चीज ज्यादा दूर होती है हमसे वो हमें पास दिखती है, हमारे पास नहीं, आपस में पास। जैसे कि रेलवे ट्रैक, यहाँ पर एक पिक्चर नहीं दी है, बट रेलवे ट्रैक को अगर आपने कभी, रेलवे ट्रैक छोड़ो, ये वाली पिक्चर देखो, जो इधर देखिए, रोड सेम है, सेम चौड़ाई है रोड की, आगे जाकर हमें लग रहा है कि रोड आगे से पतली है, आपस में क्लोजर है, बट असल में ऐसा नहीं। दिस इज कॉल्ड लीनियर पर्सपेक्टिव। एक सेम लाइन में अगर कोई चीज है और उसी सेम लाइन में चीज जितनी दूर है वो आपस में पास लगेगी। देन एरियल पर्सपेक्टिव।
एरियल पर्सपेक्टिव क्या है कि जो चीजें बहुत दूर होती हैं हमसे वो हमें बहुत ब्लरी दिखती हैं, जैसे पहाड़ों में होता है राइट, बहुत दूर के पहाड़ ब्लर्ड से दिखते हैं, ब्लूइश सा टाइप हमें उसमें दिखता है, वो सच नहीं होता, सच में नहीं है, वो आपका सिर्फ परसेप्शन है, वो साइकोलॉजिकली आपको ऐसा दिखता है, दैट इज एरियल पर्सपेक्टिव। लाइट एंड शेडो क्या है कि जो एरिया लाइट में होते हैं वो हमें ज्यादा हाईलाइटेड दिखते हैं, जो एरिया लाइट में नहीं है वो हमें डार्कर दिखते हैं, तो सिंपल सी बात है राइट, लाइट एंड शेड। एंड देन रिलेटिव हाइट भी अगेन जो आपने पहले वाला समझा है उसी का उल्टा वर्जन है रिलेटिव हाइट। लार्जर ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड एज बीइंग क्लोजर टू द व्यूअर एंड स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड एज बीइंग फर्दर अवे। जो चीजें छोटी दिखती हैं वो हमें लगता है हमसे दूर है, बड़ी चीजें हमें लगता है हमारे पास। सिंपल। टेक्सचर ग्रेडियंट का मतलब अगर आप टेक्सचर को देखो, जैसे ये जो इमेज आपको दिया है टेक्सचर ग्रेडियंट के लिए, जो चीज आपके पास है, ये जो एरिया पास में दिख रहा है दीवार का, यहां पर हमें लग रहा है कि इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है, बहुत कम ब्रिक्स है इस एरिया में। वहीं दूर एरिया कोई देखो, इस एरिया में आपको लगेगा कि देयर आर मोर नंबर ऑफ ब्रिक्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया, मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा लग रही है राइट, पास वाले की डेंसिटी हमें कम लग रही है, दैट इज सिंपली टेक्सचर ग्रेडियंट। मोशन पैरालैक्स का अब यहाँ पर क्या मतलब है, अब ये थोड़ा सा अलग है। सी इट इज अ काइनेटिक मॉलिक्यूलर क्यू एंड हेंस नॉट कंसीडर्ड एज अ पिक्टोरियल क्यू। पिक्टोरियल क्यू वो होता है जो हमें सिर्फ 2D इमेज में भी दिख जाए, मोशन पैरालैक्स हमें सिर्फ 3D चीजों में ही देखने को मिलता है। इट अकर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट at different distances move at a different relative speed. The distant objects appear to move slowly and the objects that are then the objects that are close. अगर दो चीजें मूव कर रही है, ये सिर्फ मोशन पैरालैक्स मूविंग ऑब्जेक्ट में ही लागू होता है, पिक्चर स्टैटिक पिक्चर में नहीं होता। अगर दो चीजें आपके सामने मूव कर रही हैं, जो चीज आपसे दूर मूव कर रही है वो आपको ज्यादा फास्ट मूव होती दिखेगी, जो चीज आपके बिल्कुल पास में मूव कर रही है वो आपको बहुत जल्दी मूव करती हुई दिखेगी। ये हमें दिखता है जब ट्रेन से आप ट्रेवल कर रहे हो, बिल्कुल पास वाले पेड़ जब निकलते हैं तो बड़ी जल्दी निकल जाते हैं और दूर वाले पेड़ थोड़ा धीरे निकलते हैं, सेम स्पीड से निकल रहे हो आप, तो सेम स्पीड पे हो, बट ये भी अगेन साइकोलॉजिकल नेचर का, आपको ऐसा लगता है कि इनकी स्पीड ज्यादा है और उनकी स्पीड कम है। ठीक है, क्लियर। नाउ बाइनोक्यूलर क्यूज तीन तरीके के होते हैं, रेटिनल डिस्पैरिटी, कन्वर्जेंस और अकोमोडेशन। रेटिनल डिस्पैरिटी का मतलब है कि आपकी दोनों आंखें, अब बाइनोक्यूलर क्यूज क्या होते हैं, ये फिजियोलॉजिकल नेचर के, यहाँ पर साइकोलॉजी का रोल नहीं है, ये फिजियोलॉजिकली ही इफेक्ट करते हैं हमारे परसेप्शन, तो दोनों आंखों से ही हमें देख सकते हैं। इन क्यूज को फील करने के लिए यू नीड बोथ ऑफ योर आईज ओपन। रेटिनल डिस्पैरिटी, आपकी दोनों आंखों में इमेज अलग अलग बनती है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक आंख बंद करके देखो, दूसरी आंख बंद करके देखो, आपको ये हिलता हुआ दिखेगा अपना हाथ या कोई भी चीज आपके सामने, मतलब इसका ये है कि दोनों आंखों में अलग अलग इमेजेस फॉर्म होती है, वो आपका ब्रेन की पावर है कि आपको दोनों को मिक्स करके वो एक ही तरीके से परसीव करवाता है। एंड देन कन्वर्जेंस क्या है, ये जैसे आपकी आंखों की यही अगेन एक पावर है, जैसे जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के पास आता रहता है, वैसे वैसे आपकी आंखों की पुतलियां अंदर को कन्वर्ट होती रहती हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा आंखों की पुतलियां बाहर को होती जाएंगी, सिंपल, दैट इज कन्वर्जेंस। अकोमोडेशन इज अ फीचर ऑफ योर आईज, जैसा आपके फोन्स में होता है राइट। इसके लिए एग्जांपल, पोर्ट्रेट मोड का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जो ऑब्जेक्ट पास में है जिस पे हमारा फोकस है वो हमें क्लियर दिखता है, जिस पे फोकस नहीं है वो हमें ब्लर्ड दिखते हैं, दैट इज सिंपली अकोमोडेशन, दिस इज द पावर ऑफ योर आईज टू शिफ्ट द फोकस ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर, दैट इज ऑल फॉर बाइनोक्यूलर क्यूज। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है परसेप्चुअल कंसिस्टेंसीज। इसका क्या मतलब है कि आप, देयर आर सम थिंग्स इन द फिजिकल वर्ल्ड दैट आर कांस्टेंट। अभी हमने देखा चीजें कांस्टेंट नहीं है, हमारा परसेप्शन रिलेटिव नेचर का होता है, पास की चीज बड़ी लगेगी, दूर वाली चीज छोटी लगेगी, वगैरह वगैरह, है ना, मोशन पे डिपेंड करेगा कि कौन कितना तेज है वगैरह, बट कुछ चीजें स्टेबल रहती हैं, तीन चीजें जो स्टेबल रहती हैं, शेप किसी चीज की, उसका साइज और उसकी ब्राइटनेस। चाहे कोई भी चीज हो, कहीं भी हो, आप किसी भी तरीके से उसे परसीव कर रहे हो, एक आंख दो आंख वटएवर, उसका साइज वही लगेगा, वही रहेगा, आपको वही परसीव होगा, शेप वैसी ही रहेगी परसीव, ऐसा नहीं है कि आप उसको शेप ही अलग परसीव कर लो, ब्राइटनेस उस चीज की सेम ही आप परसीव करोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस चीज की ब्राइटनेस अलग तरीके से परसीव करो। एंड देन द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन का मतलब होता है जब हम गलती कर देते हैं अपने एनवायरनमेंट को परसीव करने में, सो दीज गलतियां आर कॉल्ड इल्यूजन। समटाइम्स वी फील we fail, या फील नहीं है, we fail to interpret the sensory information correctly। हम अपनी सेंस ऑर्गन से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उनको सही तरीके से हम फील नहीं कर पाते हैं, परसीव नहीं कर पाते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करने में, that is called illusion। So that misperception resulting from the misinterpretation of the information received by our sense organ are called illusion। What are illusions? जब हम गलती कर देते हैं अपने फिजिकल वर्ल्ड को सही से इंटरप्रेट करने की, उसी मिस परसेप्शन को, जो कि क्यों हुई है, मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से हुई है। सो व्हेन वी मिस इंटरप्रेट आवर रियलिटी एंड दैट बिकम्स मिस परसेप्शन, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन, सिंपल। देन दो तरीके के इल्यूजन आपको बताए गए हैं, ज्योमेट्रिकल इल्यूजन और अपरेंट मूवमेंट इल्यूजन। ज्योमेट्रिकल इल्यूजन के लिए बेस्ट एग्जांपल है म्यूलर लायर, वो जो एक आपने देखा भी होगा शायद, म्यूलर लायर, नहीं देखा तो शायद 12th क्लास में आपको दिखा देंगे, ये आपकी बुक में जो
फिगर बनी है, राइट? दिस इज सिंपली योर म्यूलर लाइन। ऊपर वाली लाइन आपको ए वाली लाइन आपको लग रहा है छोटी है, बी वाली लाइन आपको लग रहा है बड़ी है, इन रियलिटी दीज आर द सेम। दिस इज ज्योमेट्रिकल इल्यूजन, राइट? ये दूसरा भी ज्योमेट्रिकल इल्यूजन है, बट आपको कोई भी एक आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको लग रहा है वर्टिकल वाली लाइन ज्यादा बड़ी है, हॉरिजॉन्टल वाली छोटी है, बट इन रियलिटी सेम है। आप स्केल से भी इसको देख सकते हो। फी फिनोमिना, एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन, ये आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा होगा, जब कोई चीज हमें मूव करती दिखती है, फिजिकल स्टैटिक चीज है बट आपको लगेगा मूव कर रही है, बट ऐसा होता नहीं है। दैट इज कॉल्ड फी फिनोमिना, राइट? इसके लिए कोई पिक्चर वगैरह आप देख सकते हो, आई विल शो यू अभी आफ्टर दैट। अभी इतना याद रख लो, फी फिनोमिना मतलब जब हमें मूवमेंट लगती है किसी चीज में, जबकि एक्चुअली वहां पर मूवमेंट नहीं होती। एंड देन लास्ट है कि हमारा जो परसेप्शन है उसको हमारा सोसाइटी और हमारा कल्चर इन्फ्लुएंस करता है। हमारे सोसाइटी और हमारे कल्चर का भी असर होता है हमारी परसेप्शन पर। दैट इज, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो कि जब हमने अफ्रीकन कुछ ऐसे लोगों को पिक्चर्स दिखाई, 2D पिक्चर्स, उसको समझ नहीं पाए क्योंकि दे नेवर एक्सपीरियंस दीज पिक्चर्स। उनका एक्सपीरियंस ही नहीं था उस पिक्चर के साथ, इसलिए उसको समझ नहीं पाए। ये एक बार आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपको और बेटर समझ आ जाएगा। हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारे परसेप्शन पे बहुत बड़ा एक इंपैक्ट डालती है। इसका एग्जांपल अभी जो मैंने दिया था वो भी यहाँ पर आ सकता है, आपका कल्चरल बैकग्राउंड का इन्फ्लुएंस ऑन वो हरिद्वार वाला, राइट? बट जो माँ बोलते हैं वर्डिंग है ना, जो आपके टीचर ने बोला, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा। फाइन, दैट इज ऑल फॉर चैप्टर नंबर 5। क्लियर है? Yes, sir. All right, I will see you in the next class now for chapter 6. That is all you can leave. Thank you, sir.